ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर में काफ़ी डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूले ज़्यादा हैं, लेकिन जो डेरिवेशन है वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहले ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ऑसिलेशन की मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जब ऑसिलेशन वर्ड आता है तो हमारे माइंड में आता है पेंडुलम। करेक्ट है। पेंडुलम का जो मोशन है नथिंग बट इट इज एन ऑसिलेशन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और बोलूंगा, गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग को वाइब्रेट करता हूं तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अगर आप उसको फोर्स देते तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वो जो मोशन है स्ट्रिंग का, दैट इज आल्सो ऑसिलेशन। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपको मैं ऐसे कोई भी मोबाइल फोन वाइब्रेट होता है। ठीक है, वाइब्रेशंस मींस ऑसिलेशन। शॉर्ट में इतना रखिए, वाइब्रेशन मींस ऑसिलेशन। वाइब्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, सिंपल पेंडुलम। ये है रेस्ट पोजीशन। इट विल गो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इट विल कम बैक टू व्हाट रेस्ट पोजीशन, देन इट विल गो टू द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड कमिंग टू बैक पोजीशन। बराबर। ये जो है, ये मोशन जो है, इसको बोलते हैं क्या हम? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के लिए माइंड में इतना ही सेट करेंगे। सो नया टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा? ऑसिलेशन। ओके, सो दिस चैप्टर नथिंग बट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मीनिंग होता है क्या? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक ही पाथ पर आना जाना। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक है, मैं जाऊंगा फिर वापस भाग के आऊंगा, फिर जाऊंगा फिर भाग के वापस आऊंगा। तो जो मैं मोशन कर रहा हूँ ये ऑसिलेशन है। मतलब मैं एक ही पाथ को बार बार ट्रेवल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। ओके, सो माइंड में ये सेट कर लो, व्हाट इज ऑसिलेशन? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। ठीक है ना। अब इसमें एक नाम और आएगा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ठीक है, पीरियोडिक मोशन मतलब पीरियड, नाम समझ में आ रहा है, पीरियोडिक। जैसे हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज अ पीरियोडिक मोशन। क्यों? 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होना ही है। रोटेशन ऑफ अर्थ पीरियोडिक मोशन। क्यों? 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट होना ही है। ठीक है ना। सिमिलरली पेंडुलम ऑफ अ वॉच, उसको भी हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे क्योंकि उसका टाइम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है कोई मोशन और उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है, उस मोशन को बोलते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ व्हाट? आप ऐसे समझ में, सिंपल पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम इन अ वॉच। ये सारे मोशन कौन से मोशन है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद आपको वर्ड आने वाला है चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं SHM। क्या बताऊंगा हमेशा आगे चल के चैप्टर में, हमेशा हम यूज करेंगे SHM। व्हाट इज SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ आपको बता दूं, मोशन समझ में आ गया होगा। सिंपल भी आपके लिए वर्ड नया नहीं है, लेकिन हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मीनिंग होता है कांस्टेंट। क्या मीनिंग है उसका? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हार्मोनिक मोशन, रोटेशन ऑफ अर्थ हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ अ व्हाट? पेंडुलम इन अ क्लॉक हार्मोनिक मोशन। तो ये सारे कौन से मोशन है? हार्मोनिक मोशंस हैं। ओके, हार्मोनिक मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अगर कोई मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ परफॉर्म हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तभी तो टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई भी मोशन कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट टाइम के साथ परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इसमें एक वर्ड और जुड़ जाएगा जिसको बोलेंगे लीनियर। SHM मतलब लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं एक वॉल से दूसरे वॉल। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं वहां से गया और वापस आया उसी वॉल पर, मतलब मैं एक पाथ पर गया और उसी पाथ पर वापस आ गया, मतलब मैंने ऑसिलेशन परफॉर्म किया। ठीक है ना। अब मैं वहां से जाके वापस आने में मुझे 5 सेकंड्स लगे। कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड।
फिर से बोलूंगा, मैं फिर से भागूंगा, फिर से वापस आऊंगा, फिर से 5 सेकंड लगेगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर से 5 सेकंड लगेगा। मतलब ये जो टाइम है मेरा कैसा है, कांस्टेंट है, और मैं कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं। दैट टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इतना टॉपिक आपको याद रखना है, टू एंड फ्रो मोशन, periodic motion and simple harmonic motion, nothing but linear, ठीक है ना। अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इसमें एक वर्ड और आएगा। देखो इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट में आने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें एक वर्ड आ सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स, और दूसरा वर्ड है रीस्टोरिंग फोर्स। ये दोनों नाम से समझ में आ जाएंगे आपको। डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग मतलब क्या, फॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग, फॉर्मेशन मतलब कोई चीज को बनाना, डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ना, बराबर। अब बताओ, कोई भी चीज को अगर मुझे फॉर्म करना है तो डेफिनेटली तब भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसी चीज को बिगाड़ना है, तोड़ना है, तब भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये पेन, अब ये पेन बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म्ड है, मैं बोल रहा हूं मुझे इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा। वो फोर्स अप्लाई करके इसके 2 टुकड़े हो गए। तो बताइए, मैंने इसका शेप बिगाड़ दिया, बिगाड़ने में मतलब मैंने डिफॉर्मेशन किया या फॉर्मेशन किया, डिफॉर्मेशन किया, तो उसको लगने वाला फोर्स, डिफॉर्मेशन के लिए लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये बना लीजिए, डिफॉर्मिंग समझ में आ गया। व्हाट इज डिफॉर्मिंग, द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस change in shape or size of an object, shape or size of an object is called as deforming force, ठीक है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, अब बात आती है रिस्टोरिंग की। तो रिस्टोरिंग के लिए मतलब नाम समझ में आ रहा है, रिस्टोर होना, अपनी जगह पर वापस आना। जैसे मैं बोल रहा हूं बो एंड एरो, एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, बो एंड एरो, आपने बो एंड एरो में तीर को लगाया और खींचा, ये जो फोर्स दिया है कौन सा, डिफॉर्मिंग है। कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग। लेकिन जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये वापस आएगा, वापस आ रहा है, मतलब अपनी जगह पर जब ओरिजिनल जब वापस आ रहा है तो मोशन तो है। पहले डिफॉर्मिंग था, जब रिलीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वापस आया। तो ये जो वापस लाने वाला काम करता है, ये कौन कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, वो फोर्स जो आप बॉडी को अपनी जगह पर वापस लेकर आ जाए, उसे बोलते हैं कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैं बोलता हूं स्पंज, स्पंज अपने हाथ में है, मैंने उसको फोर्स लगाया और उसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने कौन सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग, ये डिफॉर्मिंग है क्योंकि शेप बिगड़ चुका है। लेकिन जब इसको रिलीज करूंगा तो वो अपना बॉडी का शेप वापस रिगेन कर लेगा, बराबर। अब बताइए, जो फोर्स को वापस अपनी जगह पर ला रहा है वो है रिस्टोरिंग, ठीक है। और एग्जांपल, स्प्रिंग, पता है स्प्रिंग, मैंने स्प्रिंग पकड़ा हाथ में और उसे कंप्रेस करा, कौन सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, कौन सा फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग। जो फोर्स बॉडी को अपनी जगह पर वापस लाने का काम कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये दोनों नाम आने वाले हैं। लेकिन देखो, मैंने जितने भी एग्जांपल रिस्टोरिंग के दिए, पहला दिया आपको बो एंड एरो, सेकंड दिया मैंने कौन सा कंसेप्ट आपको, स्प्रिंग का भी दिया, ठीक है ना, स्प्रिंग, स्पंज का एग्जांपल दिया। ये जो जितनी भी बॉडीज हैं, ये इलास्टिक बॉडीज हैं। कौन सी बॉडीज हैं, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी में ही, इलास्टिक टर्म सुना होगा आपने, जो स्ट्रेच होके वापस अपनी जगह पर आ जाए उसे इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो इलास्टिक बॉडी मतलब जितने भी इलास्टिक बॉडीज है उसी में रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, अदर बॉडीज में रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि देखो एक प्लास्टिक पेन था, मैंने इसे तोड़ दिया, तोड़ के फेंक दिया तो क्या आपने आके जुड़ जाएगा, नहीं, ठीक है। वहीं अगर ये रबर का रहता, रबर का, और मैं इसे खींचता और जब रिलीज करता तो ये वापस आ जाता अपनी जगह पर, तब ये इलास्टिक बॉडी होता और ये अपना शेप रिगेन करता था, बराबर। सो इन दिस केस डिफॉर्मिंग, रिस्टोरिंग नाम आने वाला है। माइंड में ये भी सेट करिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। जैसे मैंने तीर कमान का एग्जांपल दिया, मैंने खींचा, जितना मैं स्ट्रेच कर रहा हूं ये है डिफॉर्मिंग, लेकिन जब इसको रिलीज करूंगा तो उतना ही रिस्टोरिंग वापस आएगा। स्प्रिंग, स्प्रिंग को जितना कंप्रेस कर रहा हूं उतना डिफॉर्मिंग है, रिलीज करूंगा तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा,
बराबर, मतलब डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग के डायरेक्शन अपोजिट हैं, लेकिन दोनों भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहते हैं। कैसे रहते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना आप डिफॉर्मिंग अप्लाई करोगे उतना ही रिस्टोरिंग आपको मिलेगा, बराबर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ओके, अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मैं इसके अब आगे बढ़ने वाला हूँ, ये नेम आपको आने वाले हैं अभी। अब फर्दर डेरिवेशन में जो फॉर्मूला आपको ऑब्टेन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक वुडन बोर्ड है, उस फ्रिक्शनलेस स्मूथ है, प्लेटफॉर्म जैसा है, उसके एक साइड एक रिजिड सपोर्ट है जो फिक्स्ड है। ठीक है, डायग्राम देखो कैसा है, इसी कैसा बना रहा हूं डायग्राम का मैं। एक रिजिड सपोर्ट है, मैंने आपको पहले बोला था। ठीक है, इट इज अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, उस रिजिड सपोर्ट के एक साइड से अटैच्ड है स्प्रिंग है। इसका एक एंड स्प्रिंग का रिजिड सपोर्ट पे फिक्स है और एक दूसरा एंड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अटैच्ड है जो जिसका मास है m। इसका मास कितना है? m है। ठीक है ना, अब समझ लीजिए, स्प्रिंग है, m है। ठीक है ना, और ये मास टेबल पर रखा हुआ है। मतलब चेक करो, इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, एक रिजिड सपोर्ट है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक रिजिड सपोर्ट लगा हुआ है, उसके एक साइड यहाँ पे स्प्रिंग है और उसके दूसरे एंड पर क्या है? एक मास। वो मास सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब रिजिड सपोर्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये स्प्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ है जो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं, चेक करो, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन मतलब रेस्ट में है वहां पर। अब जैसे पेंडुलम का ये सेंटर जो है ये है रेस्ट कंसेप्ट, ये रेस्ट मतलब मीन पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन। ओके, अब मैं क्या बोलूंगा कि मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींचूंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब सरफेस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल है, मैंने पकड़ के खींचा। जब मैं खींच रहा हूं तो इसका शेप एक्सपांशन हो रहा है, स्प्रिंग क्या होगा? एक्सपांड होगा। समझ लेना, एक्सपांड हो रहा है मतलब शेप बिगड़ रहा है, और बिगाड़ने वाला फोर्स कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट कंसेप्ट में उसी का टाइम, ये इसी का पार्ट है। हम सेकंड केस में क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे? इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? स्प्रिंग में एक्सपांशन होगा। आगे आ गया, स्प्रिंग एक्सपांड हो गया है, चेक करो। ठीक है ना, अब यहां पर ये जो है मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर हुआ है जिसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं, मैंने जब खींचा, इसको खींच के मैंने जब छोड़ दिया तो ये वापस जाएगा। अगर वापस जा रहा है तो वापस लाने वाला काम कौन करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब अब मैं डायग्राम थोड़ा चेंज करूंगा। देखो, डिफॉर्मिंग है और जो वापस आ रहा है, वापस लेके आ रहा है, वो फोर्स कौन सा है? विच फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो चेक करो, डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग का डायरेक्शन कौन सा हो गया? अपोजिट। मतलब मुझे इसमें ये करना है, मुझे पकड़ के इसे खींचना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x। जब इसको रिलीज करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, मतलब fr। ठीक है, अब डिफॉर्मिंग रिस्टोरिंग, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये आएगा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। अब इतना ही कंसेप्ट पढ़ते हैं जितना जरूरी है। अब समझते हो इसके ऊपर से आप कंसेप्ट क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे जैसे मैं इसको खींचूंगा, डिफॉर्मिंग अप्लाई करूंगा, तो डिफॉर्मिंग अगर अप्लाई करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। चेक कर लो, और दोनों का डायरेक्शन, डिफॉर्मिंग का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम। और जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैन वी से डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
करेक्ट है। डिफॉर्मिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन फर्स्ट देते हैं इसे हम। अब मैं सेकंड केस में ये बोलता हूं, आपको मैंने अभी बताया था कि बट डिफॉर्मिंग फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। अपोजिट है इसलिए मैंने साइन लगा दिया माइनस। क्लियर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगता है। माइनस क्या शो करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इक्वेशन इसे मैं देता हूं 2। तो क्या मैं फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिख सकता हूं, क्या देखना, डिफॉर्मिंग फोर्स की जगह माइनस टाइम्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x। सही। अब इसके हिसाब से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस x। माइनस आंसर लगा दिया आपने। अब प्रोपोर्शन हटाने के लिए वी विल यूज अ कांस्टेंट, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx। देखो k क्या होता है, k इज अ कांस्टेंट वेयर k इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे हम, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू माइनस kx और k इज नथिंग बट व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, क्लियर। तो दिस इज वाज अबाउट व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। इसी फॉर्मूले को अब Fr नहीं लिखूंगा मैं इस चैप्टर में, सिंपल में F ही रहेगा। डिफॉर्मिंग वर्ड कहीं नहीं आएगा, हमेशा F अगर लिख दिया तो वो कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस kx, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, F इक्वल्स टू व्हाट, माइनस kx। ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग अटैच थी और स्प्रिंग के एक साइड में मास अटैच है, ठीक है ना। रेस्ट पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। मैंने इसको पढ़ के खींचा तो कौन सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जब इसको रिलीज कर दूंगा तो ये वापस आएगा। वापस आने वाला काम कौन करता है, रिस्टोरिंग फोर्स करता है। रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अब मैंने रिलेशन ये लिया कि डिफॉर्मिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा खींचोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स करोगे, उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन के बाद Fd की जगह हमने माइनस Fr पुटअप किया, माइनस साइन नेक्स्ट साइड लिख के प्रोपोर्शन हटाने के लिए वी आर यूजिंग अ कांस्टेंट k इज कॉल्ड एज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। सो F इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला मिल गया, माइनस kx। कितना फॉर्मूला मिल गया, माइनस kx। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। व्हिच फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, सी नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं कंसेप्ट में, ध्यान से सुनिएगा। अब हम फॉर्मूलेस को फर्दर डिराइव करते हैं। F इक्वल्स टू माइनस kx हो चुका है, ठीक है ना। देखो हमें मेन फॉर्मूला मिल गया है, F इक्वल्स टू माइनस kx। इक्वेशन इसे बन देता हूं मैं यहां से। सुनो, F इक्वल्स टू माइनस kx। अब अगर ऐसा है तो अब मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं। देखो, फोर्स की जगह m इंटू a लिख सकते हैं, बराबर है। m इंटू a इक्वल्स टू माइनस kx। कुछ गलत किया हमने, नहीं। मैं a को ऐसा लिख सकता हूं, माइनस k बाय m इंटू x। m को मैं नीचे लेके आ गया, इक्वेशन 2 देता हूं, ठीक है। बट इन सर्कुलर मोशन, ये एक चैप्टर है, आपको फर्स्ट चैप्टर है। इन सर्कुलर मोशन आपने एक फॉर्मूला किया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मैं बता चुका हूं उस फॉर्मूले के बारे में। उस फॉर्मूले में ऐसा आंसर था, ACP इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। वहां पर रेडियस था, सर्कुलर मोशन था इसलिए रेडियस था। यहां पर डिस्प्लेसमेंट x है, लेकिन फिर भी वहां पर भी एक्सेलरेशन लीनियर था, स्मॉल a मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। और यहां पर भी एक्सेलरेशन कैसा है, लीनियर ही हुआ है स्प्रिंग की वजह से, बराबर। स्ट्रेट पाथ। ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन वहां पर रेडियस था, यहां पर रेडियस नहीं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने, x। तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा x। ये किसका कौन सा फॉर्मूला है, सर्कुलर मोशन में हमने प्रूव किया है कि a और कुछ नहीं होता, माइनस ओमेगा स्क्वायर r होता है। r की जगह मैंने क्या लिख दिया है अभी, x, क्योंकि इस चैप्टर में x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब फ्रॉम
2 and 3 कंपेयर करिए, एक ए है, माइनस साइन है, x की जगह x है, लेकिन जहां पर ओमेगा स्क्वायर है वहां पर यहां क्या है, k बाय m है। क्लियर है? ओमेगा स्क्वायर जगह क्या है, k बाय m, ठीक है ना। सो कैन वी राइट ओनली ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m, ये बोल सकते हैं। उसके बाद यहीं से हम एक और फॉर्मूला बना देंगे, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। आगे चल के ये भी फॉर्मूले में यूज होने वाला है, मतलब m ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं k लिख सकता हूं, या ओमेगा का एक नया फॉर्मूला है अंडर रूट k बाय m। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट कांसेप्ट। आपको दो फॉर्मूले और मॉडिफाइड मिले हैं, किसके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हेल्प लिया हमने, और उसके बेस पर हमें फॉर्मूला मिला है कौन सा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, ठीक है। नाउ अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट पे, लिसन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सबसे पहले एक समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन तो सुना होगा, इक्वेशन तो ये भी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में इस पैटर्न का आंसर दिख जाए, dx by dt प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है, इक्वल टू 0। लेकिन इस डेरिवेशन, इस फॉर्मूले में सेकंड इक्वेशन में d दिख रहा है, d इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। d अगर लगा हुआ है किसी इक्वेशन के साथ तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैथ स्टूडेंट्स को ये और डिटेल में है, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ चुके हो, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो ऐसे पैटर्न को। d अगर लग गया, d लगा हुआ है तो वो डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव के साथ जो इक्वेशन बनी है उसे बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट पूछूंगा आपसे। सबको पता होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है क्या, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds by dt। dt मतलब डेरिवेटिव होता है, मैंने को पहले बोला था। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर लिखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ऐसा लिखेंगे, ये वेलोसिटी हो गया, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर dv by dt। तो ये दो फॉर्मूले आपका भी यूज होने वाले हैं, ध्यान से सुनना, पैटर्न समझो। देखो, हमने अभी ऑब्टेन किया f इज इक्वल्स टू माइनस kx, क्लियर है। उसके बाद f की जगह मैंने m इंटू a लिखा था माइनस kx, ठीक है। उसके बाद मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल्स टू माइनस k बाय m इंटू x, ये भी बोल सकता हूं। और देयरफॉर कैन बी से a इज इक्वल्स टू k बाय m का वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ा था अभी, ओमेगा स्क्वायर x, बराबर है ना। मैंने प्रूव करा इसके पहले ही कि k बाय m मतलब ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा की जगह अंडर रूट k बाय m लिख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है। इसे इक्वेशन पे मैं 1 देता हूं, 1 भी देते हैं। एक्सेलरेशन पता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्लियर। मैंने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखा। उसके बाद आगे से और कंटिन्यू करते हैं, d बाय dt रहने दो, v दिख रहा है, v मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही लिखा मैंने। देखो d बाय dt तो ऐसे रहा, v की जगह पर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया मैंने। वेलोसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू में कौन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब बताइए, d इंटू डी कैन बी राइट d स्क्वायर x, dt इंटू dt दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैन बी राइट dt स्क्वायर, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x,
क्लियर है? देख लो यहां तक तो ऑलरेडी हो चुका था इसके पहले भी। एक्सेलरेशन की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी की जगह पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d इनटू d क्या लिखा मैंने, d स्क्वायर x, dt इनटू dt क्या लिखा, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना लिखा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब यहां से कैन बी राइट फाइनल आंसर d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस omega square x is equals to 0. This is called as what? Differential equation. Okay, this is differential equation of linear SHM. Okay, this is the what? Linear displacement डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सारा पार्ट ऑलरेडी रिवाइज था, सिर्फ दो डेफिनेशन फर्दर हमने ऐड करी है, उसका फर्दर आंसर रहेगा। ओके, दिस वाज कॉल्ड व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। जो टॉपिक्स हैं एक के ऊपर एक डिपेंडेंट हैं, आप प्लीज हर चीज को ध्यान से सुनिए और वीडियो में प्रॉपरली सब चेक करना और समझना, पहले हर एक स्टेप्स को, डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ना। Okay, this was about your differential equation of linear SHM. ठीक है, अब आगे में दो नाम आपको और आने वाले हैं, ऑलरेडी आपको पता है। देखो, हाँ, लिसन, लेसन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आपको आने वाला है, एक वर्ड एम्पलीट्यूड, जिसका सिंबल होता है ए। कल भी टेस्ट में स्मॉल ए भी है, मैं कैपिटल से शो करूंगा एम्पलीट्यूड। देखो, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position. This is the definition. Maximum displacement from mean position. एग्जांपल देंगे, देखो किसका, मैं बोलता हूं, आपने पढ़ा है ये कंसेप्ट वेव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, बराबर है। इसे बोलते हैं वन वेव। ये एक वेव कंप्लीट हो गई। अगर मैं ऐसा ही ड्रॉ करता तो ये वन वेव नहीं थी, हाफ वेव। अब मैं दोनों ड्रॉ करूंगा तब ये वन वेव में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना, बराबर। अब वन वेव कंप्लीट हो गई। अब आपको पूछता हूं मैं, ध्यान सुनना, ये जो मिडिल लाइन जा रही है ये है मेन पोजीशन। कौन सा? मेन, मिडिल लाइन। इसके ऊपर जाएगा, फिर मीन पर आ रहा है, फिर नीचे जाएगा, फिर मीन पर आ रहा है, बराबर। इसे बोलते हैं वन वेव, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो, जब ये मीन से टॉप पे उठा तो ये पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, बराबर। ये है पॉजिटिव साइड, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। फिर वो मीन पर वापस आया, फिर नीचे गया, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? माइनस ए। फिर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है ना। अब एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, देखो पेंडुलम के बारे में समझते हैं। पेंडुलम सबने देखा है, ये हो गया आपका रिजिड सपोर्ट और मैं अप्लाई कर रहा हूं उसके ऊपर एक पेंडुलम। ये है रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन को बोलते हैं मीन। पेंडुलम पॉजिटिव साइड जाता है, वहां से वापस आता है, फिर पेंडुलम नेगेटिव साइड जाता है, वहां से वापस रेस्ट पर आएगा, बराबर। तो ये है मीन, ठीक है ना। अब यहां तक गया, ये है मैक्सिमम पोजीशन, तो यहां से यहां तक गया, फिर वापस कहां आएगा? मीन पर, और फिर यहां से नेगेटिव साइड में जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये जो मोशन है इसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अब ये मीन पोजीशन, जो लास्ट पोजीशन होती है, हाईएस्ट पोजीशन, उसे वर्ड दिया जाता है क्या? एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है।
मतलब मीन से हाईएस्ट पोजीशन पे गया एक्सट्रीम तक, वो लास्ट पॉइंट तक है, वहां से वो वापस आएगा मीन पर, फिर वो नेगेटिव मैक्सिमम में जाएगा, देखो माइनस में आया, इस पोजीशन को भी बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम। तो दोनों साइड एक्सट्रीम और मिडिल में मीन। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मीन पोजीशन पे जब रेस्ट पोजीशन पे वो है तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब वो मैक्सिमम साइड में जाता है तो मैंने बोला कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड, जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, ए। तो इधर पॉजिटिव है इसलिए प्लस ए। लेकिन जब मैं वापस लेके जाऊंगा यहां पर तो x का वैल्यू यहां पर भी a ही होगा, लेकिन माइनस साइन, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो आप समझ लो, मैं आपसे चैप्टर में आगे जाके पूछूंगा कि मीन पोजीशन पे x का वैल्यू जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। तो x का वैल्यू क्या बन गया, प्लस a, x का वैल्यू क्या बन गया, माइनस a, मतलब प्लस a माइनस a, प्लस a माइनस a। ये जो मोशन है इसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, और मिडिल पोजीशन कौन सी है, मीन है, और एट लास्ट की पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम है। ये सारे वर्ड आपको आने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। मीन एक्सट्रीम याद रखिए, ठीक है। हाँ, अब हम टॉपिक आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब आपको टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कॉमा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट यूजिंग differential equation of linear acceleration। ये मेन टॉपिक है। मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ चुकी है उसका यूज करके हमें एक्सेलरेशन निकालना है पहले, फिर वेलोसिटी निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये तीनों भी एक के ऊपर एक डिपेंड है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकलेगा तो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी निकला तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे टॉपिक स्टार्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका यूज करके बाकी इक्वेशन बनानी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है क्या था, d2x बाय dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, बराबर है, ठीक है। Therefore, d square x by dt square is equals to minus omega square x। क्लियर है। उसके बाद इक्वेशन इसे 1 देते हैं। अब हम बोलते हैं नाउ एक्सीलरेशन a is equals to rate of change of velocity with respect to time। फॉर्मूला था ये, हमने ऑलरेडी पढ़ा था अभी, और इसी को मैंने ऐसा लिखा था क्या, d dt ऑफ वेलोसिटी की जगह पर dx by dt। क्लियर। तब हमारा आंसर कितना आया, d square x by dt square, करेक्ट है। d square x by dt square इक्वेशन 2। अब देखिए d square by dt मतलब किसका वैल्यू है, a का ही वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 and 2 आप d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर की जगह क्या पुट अप कर सकते हो, a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये आपका फॉर्मूला आ गया अभी कि एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं कि a का फॉर्मूला यही है। अब हम इसमें दो केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कांसेप्ट में क्या है, पहले लिखूंगा मैं एट मीन। आप सबको मैंने अभी बताया था कि मीन पोजीशन पे x का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। अगर ऐसा है तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू कैन बी राइट ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 0। क्यों, x यहां पे क्या पुट अप कर दिया, 0। तो देयरफॉर a का वैल्यू मिल रहा है 0, फर्स्ट केस मीन का। सेकंड केस में सॉल्व करूंगा एट एक्सट्रीम
एक्सट्रीम की अगर बात करते हैं तो आपको मैंने x का वैल्यू एक प्लस ए बताया था और एक माइनस ए बताया था, लेकिन सॉल्विंग के टाइम पे प्लस ए यूज करना, कंफ्यूज नहीं होना। x इक्वल टू मैं सिंपली ए लिख रहा हूं। अगर ऐसा है तो देयरफॉर a का वैल्यू बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, क्लियर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड जिसमें डायरेक्शन नहीं आएगा तो a इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर, बराबर है क्या, सही। तो अब मेरे पास दो आंसर है, मीन और एक्सट्रीम। मीन पर एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो दिस वाज द आंसर ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन बनाया। अब इसका आगे बढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ऑब्टेन करेंगे। एक्सेलरेशन क्या ऑब्टेन करेंगे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद ऑब्टेन करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कांसेप्ट, सी नाउ। अब एक्सेलरेशन के आगे फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। देखो आपने ये फॉर्मूला ऑब्टेन ऑलरेडी कर लिया है कि ए का वैल्यू और कुछ नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। मैं ए की जगह पर dv बाय dt भी लिख सकता हूं, क्यों, ए का डेफिनेशन है n इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब dv बाय dt लिखा हुआ है, मुझे बताना जो मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं। और मैथ स्टूडेंट्स को जिनका मैथ्स भी है उनको ये ऑलरेडी हो चुका होगा। देखो f का फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूँ, dv बाय dx इंटू dx बाय dt एंड इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर है। dv बाय dx इंटू dx बाय dt, ठीक है ना। अब यहां से dv बाय dx इंटू dx बाय dt मतलब dx dx क्या हो जाएगा, कैंसल, फिर से क्या मिल गया, dv बाय dt। इसे बोलते हैं चेन रूल। क्या बोला जाता है इसको, चेन रूल इन मैथ्स, ठीक है। तो dv बाय dx इंटू dx बाय dt, dx बाय dt चेक करो, डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आंसर आएगा dv बाय dx इंटू v, इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। नाउ कैन वी राइट v इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, क्लियर है, समझो पैटर्न। मैंने क्या किया, dx उधर लेके गया हूं, v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। इतना आंसर क्लियर है। अब मुझे तो वेलोसिटी ऑब्टेन करना था, लेकिन इसमें तो चेक करिए dv दिख रहा है और dx भी दिख रहा है। d का मीनिंग मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन मुझे हटाना है, और अगर हटाना है तो उसके लिए कौन काम करता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का दुश्मन इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हटाना है, इंटीग्रेशन को लेकर आओ, ठीक है। तो इन दिस केस अगर मुझे इसको सॉल्विंग आगे करनी है तो फॉर्मूला करूंगा इंटीग्रेट व्हाट, बोथ साइड्स, ठीक है। कॉमन इंटीग्रेशन है, सबको ऑलरेडी हो चुका होगा इंटीग्रेशन, 11th में भी आ चुका है आप लोगों को, 11th में भी कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसा आएगा, ऐसा इंटीग्रल v dv विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब आपको सबको पता होगा कि कांस्टेंट टर्म जो होता है इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। अब RHS में चेक करो, माइनस साइन कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, क्यों, कौन सा मोशन है, लीनियर SHM है, ठीक है। सो इन दिस कंसेप्ट कैन बी राइट इंटीग्रल v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx, क्लियर। अब हम इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे जिसको बोलते हैं पावर फार्मूला। v का पावर 1 है, x का पावर भी 1 है, तो कैन बी राइट v स्क्वायर बाय 2, पावर में एक ऐड करना है वही इन द डिनोमिनेटर। ये इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x का पावर 2 अपॉन 2 ही आएगा। और अब इंटीग्रेशन जब सॉल्व हो चुका है तो हम क्या लगाते हैं, c लगाते हैं,
जिसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है ना, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही करा है कि एक्सप्रेशन यूज करके आगे बढ़े। एक्सप्रेशन से हमने क्या लिखा, dv by dt। d by dt को मैंने चेन रूल लगाया, कौन सा, dv by dx into ds by dt। व्हाट इज ds by dt, v dt into ds करा उधर में। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड करके ये आंसर आया। अब c कैसे निकालना, अब मैं लॉजिकली आपसे पूछता हूं, देखो ड्रैगन जो झूला होता है उसमें काफी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, आपने कभी इमेजिन करा होगा, देखो मेन पोजीशन पे वो रेस्ट में है, वो स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, बराबर ये मोशन है उसका। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो होता है उसका एक्सट्रीम, मतलब ऊपर जब बढ़ता है तो उसका एक पॉइंट है, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते, गोल घूम के वापस आ जाएगा, नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, उस पॉइंट पर पहुंच के वहां से वो नीचे आता है, बराबर है। तो आपने फील करना, या आप पहले भी किया होगा, जब वो नीचे से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उस पॉइंट पर आपको ऐसा फील होता होगा कि कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वहां पर आपका ड्रैगन रुक गया और वहां से फिर स्पीड बढ़ती है नीचे, बराबर। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्लो लगता है और हाईएस्ट पॉइंट पर हमें एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर ड्रैगन रुक गया और यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, बराबर। मतलब माइंड में ये सेट रखना है अपने को कि एक्सट्रीम पॉइंट पर, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, तो अब ड्रैगन जब ऊपर जा रहा है और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जैसे ही वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, हमें स्पीड कितनी फील हो जाएगी, जीरो, और वहां से उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती है फिर से। ठीक है ना, सो इन दिस केस अब मैं कंसेप्ट इसको देखो कौन सा, एट विच पोजीशन, मैंने कौन सा वर्ड बोला था, एक्सट्रीम पोजीशन, कॉमा, आपको पता है मैंने x का वैल्यू a बताया था आपको, एक्सट्रीम पर जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीन से, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब व्हाट, प्लस a या फिर माइनस a, आपने प्लस a ही लेना। x का वैल्यू a है, बट v का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब ये कांसेप्ट मैं यूज करूंगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, v की जगह मैंने जीरो पुट अप करा तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पर a पुट अप करेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा एंड प्लस c हो जाएगा। इसको इधर उठा के लेके आओ, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय, ये आ गया इक्वेशन किसका, c का आ गया c का वैल्यू। ये c का वैल्यू कहां चला जाएगा, इक्वेशन 1 में चला जाएगा। देखो हमने c निकालने के लिए क्या यूज किया, एट एक्सट्रीम पोजीशन, x का वैल्यू a होता है लेकिन वेलोसिटी कितनी होती है वहां पर, जीरो, तो हमने जब पुट अप किया 1 में तब हमारा c आ गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप बताइए, कैन बी राइट v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c का वैल्यू है c का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। सही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कंबाइन करेंगे, ये प्लस टर्म है, ये माइनस टर्म है, तो कैन बी राइट दिस एज v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, 2 विल बी कैंसल्ड, आपको आंसर मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों में से कॉमन है ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हमें ओनली v चाहिए, तो फाइनली v विल बी इक्वल्स टू, और स्क्वायर हट रहा है तो प्लस माइनस लगेगा, ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा ओमेगा, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा रूट में, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, ओके, फॉर लीनियर SHM, लीनियर SHM। बेटा समझ में आ गया एवरीबॉडी? सो हमने वेलोसिटी एक्सप्रेशन यूज करके क्या निकाला है, वेलोसिटी निकाला है, लेकिन अभी भी इसमें भी दो कांसेप्ट है, फिर से वही है, मीन एक्सट्रीम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी, एक्सट्रीम पर कितनी। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं स्टूडेंट को यहां से। ठीक है, वेलोसिटी आपको जो ऑब्टेन हुआ है वो लिख देते हैं कितना,
v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर है। अब इसके ऊपर से हम निकालेंगे क्या, व्हाट, वेलोसिटी का फर्दर फॉर्मूला। ठीक है, देखो मैं फिर से बोलूंगा, एट मीन, मीन के लिए x का वैल्यू कितना होता है, 0। पहला केस है, x अगर 0 है तो पुट अप करो, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, a स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा a, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओमेगा। आ गया इक्वेशन, ये हो गया मीन के लिए। अब मैं बात करता हूं एट एक्सट्रीम की। एट एक्सट्रीम अगर मैं आपको बोलूं तो x का वैल्यू a ले सकते हैं आप, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, मैं तो प्लस लूंगा, प्लस के कैलकुलेशन वाइज ही रहेगा। देखो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x की जगह पर क्या a ही रखना है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। देखो हमने यही अज्यूम किया था, चेक करिए, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितना होता है, 0। वो आंसर भी आ गया एट लास्ट कि वेलोसिटी एट एक्सट्रीम इज नथिंग बट व्हाट, 0। ठीक है, तो मीन और एक्सट्रीम के दोनों आंसर क्लियर है। दिस वाज अबाउट योर वेलोसिटी डेरिवेशन। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी कंटिन्यू करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग कहां से होगा, कहां से होगा, वेलोसिटी से होगा। कहां से होगा, वेलोसिटी। देखो हमने पहले एक्सेलरेशन बनाया, एक्सेलरेशन के बाद उसी से कंटिन्यू करा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से अब आगे कंटिन्यू करेंगे किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वेरी इजी, ठीक है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। जिनका फिजिक्स से, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि एक फॉर्मूला आपको आएगा यूज में। देखो कौन सा है, अगर आप ऐसा देख लें, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ, साइन के साथ अगर आप ये देख लेंगे, मैथ्स स्टूडेंट को इसका डेरिवेशन हो चुका है, कैसे आता है ये उनको पता है, जिनका मैथ्स नहीं उनको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। ऐसा अगर आप देख लेते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो पता है क्या एम्पलीट्यूड है, x डिस्प्लेसमेंट है, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, sin इनवर्स x बाय a। क्या लिख सकते हो इस जगह पर, sin इनवर्स, sin क्या पढ़ते हैं इसको, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का sin इनवर्स x बाय a। बस माइंड में आप लोग कितने याद रखिए, आप लोगों को ज्यादा याद रखना है, sin इनवर्स x बाय a प्लस, ये एक फार्मूला है, ये अभी यूज होने वाला है, ठीक है ना। सिंपल आंसर देखो, अब हमारे पास वेलोसिटी है, यही फार्मूला है वेलोसिटी का, ठीक है। अगर मैं प्लस में हटा दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यू की जरूरत है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यूज करोगे भी नहीं आप लोग। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, v की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो क्या मिल रहा है, कैन बी राइट dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू dt। आया क्या सही, बराबर। अब बताइए मुझे डेरिवेशन, d दिख रहा है, dt dx, डेरिवेशन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर ऐसा मिलेगा, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओमेगा इनटू dt। क्लियर है। अब आपको मैंने बताया, देखो ये दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है, sin इनवर्स x बाय a। तो यहां से एक स्टेप में और बढ़ा लेता हूं अभी कि इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओमेगा कांस्टेंट है, सबको पता है क्योंकि लीनियर SHM है, इसीलिए ओमेगा बाहर आएगा, इंटीग्रल dt मिलेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये किसका आंसर हो गया, sin इनवर्स x बाय a बराबर है, देखो ये फॉर्मूला है,
क्लियर, एंड इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज। आपको पता है कि डी मतलब डेरिवेशन और ये सिंबल मतलब इंटीग्रेशन, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो क्या करेगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल कर देगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कौन बच गया वहां से, सिर्फ टी बच गया, तो मैं ओमेगा इंटू टी लिखूंगा, ओमेगा इंटू टी। लेकिन प्लस साथ में अपने अभी वेलोसिटी के फॉर्मूले में c यूज किया था, इंटीग्रल कांस्टेंट, यहां पर c यूज नहीं करेंगे, यहां पर मैं यूज करूंगा अल्फा, क्योंकि c ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब हम यूज करने वाले हैं क्या, अल्फा यूज करने वाले हैं c की जगह पर। अल्फा इज आल्सो इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा एक टर्म बन गया। अब साइन इनवर्स को उधर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो साइन, माइनस साइन हटेगा, तो देयरफॉर x बाय a इज इक्वल्स टू, कैन बी राइट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड फाइनली वी आर गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर फर्दर डेरिवेशन, ठीक है ना। तो आपने कुछ नहीं किया है, वेलोसिटी से आगे बढ़े, वेलोसिटी को ds बाय dt लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया है, ये फार्मूला है साइन इनवर्स का, d और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर सिर्फ ओमेगा t प्लस अल्फा लगाया, साइन इनवर्स उधर गया तो बन गया साइन, नेगेटिव साइन हट गया, उसके बाद x का वैल्यू कितना बना है, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। यहां तक आंसर क्लियर है। अब हम इसमें अनदर कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा में, ठीक है ना। मीन और एक्सट्रीम का इसमें अनदर कंसेप्ट है, ठीक है, तो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करके दूंगा। x इज इक्वल्स टू व्हाट, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, यही याद रखिए, ओके।